आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक की किसी इमारत में आ गए हैं, जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। सर, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है, और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वास जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, और उसके कुछ बुनियादी कारण, बहुत ही बेसिक कारण आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। यदि आज किसी ग्राहक को सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और दिहाड़ी भी खराब होगी। कोई नौकरी पेशा आदमी हो तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस करना पड़ता है, यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट कराने भी जाना हो तो वो भी एक संघर्षशील सफर में तब्दील हो जाता है। मैडम, आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक की किसी इमारत में आ गए हैं, जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। यह व्यवस्था है कस्टमर सर्विस की एक सरकारी बैंक में। और आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। अभी आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष 23-24 की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर सर्विस से संबंधी कंप्लेंट्स आई हैं। और ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जिन लोगों को पता था कंप्लेंट कैसे दर्ज करानी है और उन्होंने दर्ज कराई। न जाने ऐसी कितनी कंप्लेंट्स होंगी जो सिस्टम में कैद ही नहीं हुई। इसी के साथ साथ बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है कि 45% बैंक कस्टमर्स बैंकिंग व्यवस्था से डिससैटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि डिजिटल सर्विसेज का एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑडिट कराना चाहिए सरकारी बैंकों का, कि क्या हमारी सरकारी बैंकों की वेबसाइट का इंटरफेस या मोबाइल एप्लीकेशंस सरल हैं, अच्छी हैं, या कस्टमर्स उससे त्रस्त हैं। दूसरा बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं। मैडम, क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है, और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम, बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है, या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते हमारे गांव का आदमी प्राइवेट निजी साहूकार के पास जाकर लोन लेना बेहतर समझता है, ना कि किसी बैंक के पास जाकर। और जब वे साहूकार के पास जाता है तो ना वहां पेपर वर्क होता है, एक इजियर एक्सेस होता है, फियर ऑफ बैंक और इलिटरेसी नहीं होता। बहुत बार तो मॉर्गेज पे भी कुछ नहीं रखना पड़ता, इसलिए वो साहूकार से ब्याज पे पैसा उठाता है। लेकिन साहूकार उसे मनमानी
दाम पर वो ब्याज पर पैसा देता है, 60 से 80% सालाना का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी लिखवा लेता है और वो बेचारा गांव का भोला भाला आदमी डेट ट्रैप में फंस के रह जाता है। मेरी तीसरी बड़ी समस्या जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा वो है साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। साइबर फ्रॉड्स वर्ष 2023 में 75,800 घटनाएं सामने आई जो कि कंप्लेंट्स दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की आई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी थेफ्ट के साथ साथ उतना ही जरूरी है डेटा थेफ्ट। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अपना पैन देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें देती हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? क्या बैंक वो जाने अनजाने में या डेटा चोरी के माध्यम से वो सारा हमारा डेटा मार्केटिंग कंपनियों के पास, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास, लोन देने वाले, फ्लैट बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचता? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एसबीआई के 3 मिलियन कस्टमर अकाउंट डेटा लीक हो गया और तमाम बैंकिंग हिस्ट्री लीक हो गई। 2021 में मोबीविक का 8.2 TB का केवाईसी डेटा ही लीक हो गया। 2021 में एक पेमेंट गेटवे जस्टपे का 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिटेल्स और रिकॉर्ड्स लीक हो गई। अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, यह फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं, लेकिन आपको इस डेटा लीक का भुगतान करना पड़ता है, आपको उसको भुगतना पड़ता है। और उसका सबसे छोटा सा उदाहरण है कि आए दिन आपको आपके बीवी, आपके माता पिता, आपके घर वाले फोन करके आपका हाल पूछे ना पूछे, मार्केटिंग कॉल्स वाले आपको रोज फोन करके कहेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, आपका लोन अप्रूव हो गया, हमसे फ्लैट ले लीजिए, हमसे फलानी चीज ले लीजिए। इनके पास ये हमारा डेटा आता कहां से, एक बड़ा सवाल है। चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं। मैडम, दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा, पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट मैडम, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिस सेलिंग। अपने क्वार्टरली या मंथली टारगेट्स पूरा करने के लिए बैंक के एग्जीक्यूटिव मिस सेलिंग करते हैं, गलत प्रोडक्ट लोगों को बेचते हैं। यह भी एक प्रकार का हनी ट्रैप है। मीठी मीठी बातें कर भोले भाले मासूम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं जिनकी जरूरत उन्हें है ही नहीं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 3.5 लाख सालाना कंप्लेंट्स में से 20% कंप्लेंट्स सिर्फ और सिर्फ मिस सेलिंग की, गलत प्रोडक्ट बेचने की उन्होंने दर्ज करी हैं। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि 30% इन्वेस्टर
मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का शिकार हैं। और म्यूचुअल फंड्स की मदर बॉडी, जिसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वो बताती है कि 23%, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, 23% इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल से मेल ही नहीं खाते हैं। तो मैडम, मैं इन सारे जो समस्याएं बताई हैं उसके माध्यम से समाप्त कर रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं जो आज इस देश का एक आम अकाउंट धारक, एक आम आदमी सफर कर रहा है। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी इन बुनियादी सुविधाओं का, इन बुनियादी समस्याओं का